नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबर के साथ। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विकास से जुड़े विषयों पर बैठक की। इस बैठक में कानपुर और उन्नाव के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से उन्होंने ये बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य राज्य में आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और उनके क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंचाया जाए और सभी लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरे हों। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आवास विकास से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखना अनिवार्य है। तो मैं आपको बताते चले, आवास विकास को लेकर सीएम योगी की अहम बैठक। तो वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राज्य में फार्मा सेक्टर के विकास, निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर ज्ञापनों और का आदान प्रदान भी हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि फार्मा उद्योग के लिए राज्य सबसे बड़ा कम्युनिज्म मार्केट भी है और साथ ही यहाँ पे अर्थव्यवस्था में फार्मा सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका भी है। कॉन्क्लेव में निवेशकों, उद्योगपतियों और विशेषज्ञों ने फार्मा उद्योग में संभावना और चुनौतियों पर विस्तृत चर्चाएं की। कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय प्रयोगशालाएं मौजूद हैं जो उद्योग और अनुसंधान को समर्थन प्रदान करती हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि फार्मा सेक्टर में नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए और प्रदेश में फार्मास्यूटिकल हब के रूप में स्थापित किया जाए। कुछ वर्ष पहले आईआईटी मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि हम मेडिकल के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आईआईटी को मेडटेक का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं। हमने कहा राज्य सहयोग करेगा। मैंने उस समय के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और वर्तमान में एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अवनीश अवस्थी जी, उनको मैंने कहा कि भाई आप आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, आप एक बार वहां जाके देखें तो इसके बारे में क्या हो सकता है। और वे गए और उसके बाद आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के हम लोग मेडटेक के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने के दिशा में हम लोगों ने उस समय कहा भाई हम राज्य की तरफ से 50 करोड़ देंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय 1200 करोड़ रुपए का एक मेडटेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है और आईआईटी कानपुर के एलुमनाई उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। उस पूरे सेंटर को विकसित करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर रहे हैं। एससीपीजीआई दूसरे सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो इसके बारे में यहां पर हमारे नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल जी ने जो बात यहां पर कही है कि उत्तर प्रदेश में पहले से इस प्रकार की संभावनाएं हैं। हमारे पास नेशनल लेवल की 4 सेंट्रल लेबोरेटरीज यूपी के अंदर पहले से मौजूद हैं। सीडीआरआई है, एनबीआरआई है, इस प्रकार की पूरी लाइब्रेरी इसी लखनऊ में मौजूद है। तमाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पे पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है और सबसे बड़ा वर्क फोर्स भी यूपी के अंदर आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। और इस दृष्टि से आज यूपी के अंदर जिस प्रकार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने अगर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थी और आज भारत के 55% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के पास देश की 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 4 लेन और 2 लेन के साथ हमारी जुड़ी हुई है।
25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है, बेहतर कनेक्टिविटी है, पर्याप्त जल संसाधन है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास, देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, देश का पहला इनलैंड वाटरवे, देश की पहली रैपिड रेल और देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट रखने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अन्य पार्टियों के वोट कटवाने की राजनीति कर रही है। साथ ही अखिलेश ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि आयोग इस प्रक्रिया में निष्पक्ष नहीं है और जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर यह भी जोर दिया कि एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में गड़बड़ी और अनियमितताओं की संभावना बढ़ रही है, जिससे लोकतंत्र प्रभावित हो सकता है। तो वहीं गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों ने की खुदकुशी। बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर की खुदकुशी। टास्क बेस्ट कोरियन लवर गेम की आदी थी तीनों। वहीं सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा सॉरी। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों ने एक बहुमंजिला इमारत की 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मौके से सुसाइड नोट मिला जिसमें तीनों ने अपने मां बाप को सॉरी लिखा। परिजनों और पुलिस के अनुसार बच्चियां हाल के दिनों में चुप रहने लगी थी और एक टास्क बेस्ट कोरियन लवर गेम की आदी थी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही आपको बताते चले, बच्चियों के मोबाइल और ऑनलाइन गतिविधियों पर भी पुलिस नजर बना रही है, जांच कर रही है। वहीं आपको बताते चले, घटना ने इलाके में शोक और सदमा फैला दिया है। तो वहीं आपको बताते चले, गाजियाबाद में ट्रिपल सुसाइड का यह मामला, जहां इलाके में इस मामले के चलते सनसनी फैली हुई, पुलिस गहन जांच में जुटी हुई है। तो वहीं आपको बता दें, गाजियाबाद में ट्रिपल सुसाइड ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे, जहां 3 बहनों ने की खुदकुशी। 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड किया। 2:30 बजे रात में छत से कूदी बहनें। वहीं ऑनलाइन गेमिंग के चलते सुसाइड। टास्क बेस्ट कोरियन लवर गेम की आदी थी, नाबालिग थी। आपको बता दें, खुदकुशी करने वाली ये बहनें, जहां गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों ने रात 2:30 बजे अपनी छत से कूदकर आत्महत्या करी। ये घटना 9वीं मंजिल के फ्लैट में हुई। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि तीनों बहनें टास्क बेस्ट कोरियन ऑनलाइन गेम की आदी थी और इससे मानसिक दबाव के कारण ये कदम उठाया। पुलिस मोबाइल और ऑनलाइन गतिविधियों की जांच कर रही है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर माता पिता को नजर रखनी चाहिए थी। तो वहीं आपको बताते चले, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जहां टास्क बेस्ट गतिविधियों में आपको बता दें चलते ये तीनों बहनों ने ये खुदकुशी की, जहां पुलिस इस मामले की पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही ट्रिपल सुसाइड के इस मामले से इलाके में भी सनसनी का माहौल देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चलें, ऑनलाइन गतिविधियों की जांच लगातार पुलिस करे। परिवार में भी कोहराम का माहौल देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर माता पिता को नजर रखनी चाहिए थी, जिसके चलते ये सुसाइड। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें, जहां तीनों बहनों ने की सुसाइड। साथ ही सुसाइड नोट में सॉरी मम्मी पापा लिखा है उन्होंने। 3 मौतों से ये इलाके में सनसनी मची हुई है। जहां ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तीनों बहनों की मौतों से इलाके में सनसनी। सुसाइड नोट जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को सॉरी मम्मी पापा लिखा है। वहीं 3 बहनों ने जिस इलाके में सुसाइड किया उसकी भी तस्वीरें हम आपके साथ साझा करें। गेम की लत के चलते बताया जा रहा है कि ये तीनों बहनों ने सुसाइड किया। तो वहीं आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, जहां ये सुसाइड नोट, साथ ही जहां उन्होंने सुसाइड किया और साथ ही इलाके में सनसनी फैली हुई है ट्रिपल सुसाइड को लेकर। 2 बजे रात को मेरे पास हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज से कॉल आया था कि सर B1 टावर से जो 907 में है, तकरीबन 3 बच्चियां हैं। एक की उम्र शायद लगभग 17 साल है और एक की उम्र लगभग
13 साल है, एक की उम्र 14 साल है, लगभग 14 साल है। वो अपनी बालकनी से कूद के सुसाइड की है। जो जानकारी अभी तक जो प्राप्त हुई है, जो मौका वारदात पे एसीपी साहब भी रात को ही पहुंच चुके थे और लोकल टीरामोड़ थाने के भी थाना प्रभारी भी और सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद आ चुके थे उस समय। जैसे ही कॉल करने के बाद उनको जानकारी मिली, तो जो प्रथम दृष्टया में यही पता चल रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग एक समथिंग कोरियन गेम करके और चलता था, जो उसमें कुछ टास्क उनको दिया जाता था। तो उसी टास्क के कारण उन्होंने शायद जो भी दिया उनको सुसाइड का ये प्रथम दृष्टया। परिवार में कितने लोग थे? जब हम लोग मौका वारदात में जब पहुंचे तो उनके परिवार में दो से 3 महिलाएं थी ऑलरेडी। आदमी कोई नहीं था? आदमी प्रथम दृष्टया में हम लोग को जब पता चला तो वो कहीं बाहर थे, तो वो भी 1-1.5 घंटे बाद वो भी लोग पहुंच चुके क्या थे। कार्य करता है परिवार, कुछ जानकारी हो? अभी तक कुछ जानकारी प्राप्त नहीं, जो पता नहीं चला है कि क्या करते नहीं करते हैं। कोरियन लव गेम, ऑनलाइन चैट सिस्टम गेम, खुद को कोरियन लड़का लड़की बताकर शुरू होती है बातचीत, जहां शुरुआत में दोस्ती प्यार की बात होती है। शुरुआत में भरोसा बनाने के लिए आसान टास्क दिए जाते, कई बार बात ना मानने पर डराया जाता है। डर दबाव के चलते मानसिक तनाव, जिसके चलते पुलिस ये कयास लगा रही है कि तीनों बहनों ने खुदकुशी की। तो वहीं आपको बताते चले ये पूरा मामला, जहां डर और दबाव के चलते, लव गेम के चलते ये पूरा, जहां तीनों बहनों ने सुसाइड किया। शुरुआत में भरोसा बनाने के लिए आसान टास्क दिए गए, कई बार बात न मानने पर आसान टास्क दिए जाते, जहां शुरुआत में भरोसा बनाने के लिए आसान टास्क, कई बार बात न मानने पर डराया जाता है। डर दबाव के चलते मानसिक तनाव, जिसके चलते भी पुलिस ये कयास लगा रही कि तीनों बहनों ने सुसाइड किया होगा। तो वही क्या है ये लव गेम, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे। ऑनलाइन चैट सिस्टम है जहां खुद को कोरियन लड़का लड़की बताकर शुरू होती है बातचीत। शुरुआत में दोस्ती प्यार की बातें होती हैं, वहीं शुरुआत में भरोसा बनाने के लिए आसान टास्क भी दिए जाते हैं। मिनट पर पीआरडी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टेलिया मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 शैय्या अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मौजूदा कानून में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले दलों पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को इस आधार पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी जातीय रैली के खिलाफ दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। यह याचिका वर्ष 2013 में अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दाखिल की थी। मंगलवार को कोर्ट ने इस याचिका का निस्तारण कर दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि वर्तमान कानून के तहत किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को केवल जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगने के कारण चुनाव लड़ने से पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। वहीं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8A ही ऐसा एकमात्र प्रावधान है जिसमें दोष सिद्ध होने पर अयोग्यता हो सकती है। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नया कानून बनाना विधायिका का काम है और न कि कोर्ट का। तो वहीं बस्ती में पुलिस ने अफजल हक उर्फ प्रिंस और उसके 7 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने बताया कि प्रिंस ने खुद को हिंदू दिखाकर नौकरी का झांसा देकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और लगातार दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने शिकायत
करने पर उसके घर पहुंची तो प्रिंस ने अपने भाई और सहयोगियों के साथ मिलकर उसका घर में ही गैंग रेप किया। वहीं आरोपी और उसके भाई ने लगभग 300 लड़कियों को फंसाकर उनसे आपत्तिजनक उनके वीडियो बनवाए और ब्लैकमेल करके देह व्यापार भी करवाया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। तो वहीं आपको बताते चले, लगातार पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जहां आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं धर्मांतरण की ये बस्ती, जहां 300 हिंदू लड़कियों से साजिश, कई लड़कों का धर्मांतरण किया गया, प्यार के जाल में उन्हें फंसाया गया, झांसा देकर शारीरिक शोषण करते थे। वहीं पीड़ितों के घर वालों को धमकी, देह व्यापार में इन लड़कियों को धकेला, साथ ही कई लड़कियों को भेजा नेपाल। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 300 हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण की साजिश में फंसाने का यह मामला सामने आया। आरोप है कि कई लड़कियों को प्यार का झांसा देकर उनका धर्म बदलवाया गया और कुछ के साथ शारीरिक शोषण भी किया गया। परिवारों को धमकी दी गई और कुछ लड़कियों को देह व्यापार में धकेला गया। जांच में पता चला कि कई लड़कियों को नेपाल भी भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान शुरू कर दी और गहन जांच जारी है। वहीं राज्य सरकार ने पीड़ितों की सुरक्षा और मदद के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, लगातार धर्मांतरण का मास्टरमाइंड और साजिश, बेनकाब टारगेट हिंदू लड़कियां, साजिश धर्मांतरण में देह व्यापार, साथ ही क्राइम रिकॉर्ड पहले 26 मामलों में नामजद था। जहां हिंदू लड़कियों पर साजिश से ये संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है, जहां धर्मांतरण का मास्टरमाइंड साजिश जो है अब बेनकाब होती हुई, टारगेट हिंदू लड़कियां, धर्मांतरण और देह व्यापार। साथ ही आपको बता दें, पहले 26 मामले भी नामजद थे। में बस्ती नहीं, हमको लग रहा है कि बस्ती जोन में इस प्रकार का जो ये षड्यंत्र चल रहा है अफजरुल हक प्रिंस और उसके परिवार के द्वारा, अगर गंभीरता से इसकी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में खलबली मच जाएगा। इतने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत कुख्यात अपराधी है। बस्ती में जिस प्रकार से अतीक और मुख्तार का खौफ उसके क्षेत्रों में दर्ज है, उसी प्रकार से बस्ती में इस अपराधी का खौफ दर्ज है। उसका जो बाप है वो भी 10 नंबरी अपराधी था। वो पत्रकारिता में आ गया है और जिसकी वजह से कुछ नेताओं से, कुछ लोगों से संपर्क बना लिया है, जिसके आड़ में इसके लगभग 95% अपराध दर्ज नहीं हो पाए हैं। अगर सारे अपराध दर्ज हुए होते तो लगभग 400-500 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हो गए होते। देखिए, खौफ लड़कियों में नहीं है, खौफ मैंने जो है 2023 से ही मेरा जो है वो मुझसे हॉस्पिटल में मिला था, जहाँ पे वो मुझे हिंदू बता के उसने बातचीत शुरू की। उस दौरान उसने मेरा नंबर वगैरह लिया। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था। तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। और उसका नाम है प्रिंस, उसका पूरा नाम है अशफरुल हक। जब वो शादी का झांसा देके मुझे बहुत टाइम तक ऐसे टहलाता रहा, मैं उससे फोर्स करती थी कि वो अपने वो घर वालों से मुझे मिलाए। तो एक दिन मुझे वो अपने घर ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। और वहाँ पे उन्होंने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके उसने और उसका भाई असफरुल हक शान। देखिए, थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती का रहने वाला एक युवक जिसका नाम अफजरुल हक उर्फ प्रिंस है। ये पुलिस जनपद बस्ती थाना कोतवाली में पंजीकृत वांछित चल रहा था। 25,000 रुपए का उस पर इनाम था। इसको गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से नियमानुसार इसका न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया। आज उसे बस्ती न्यायालय में पेश किया जा रहा है, यहाँ से नियमानुसार रिमांड याचना की जाएगी। इसमें साक्ष्य संकलन और अन्य कार्यवाही प्रचलित है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित
इसके कुछ आपराधिक इतिहास है, पुलिस उनकी जानकारी कर रही है और इस संबंध में जैसा मैंने कहा कि सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस कोई निर्णय लेगी। अभी एक महिला के प्रकरण में उसके ऊपर जो है कथित रूप से रेप का आरोप था और उसके पूर्व का भी एक मामला जिसमें धारा 307 का एक पंजीकृत थी। इन मामलों में भी रिमांड की कार्रवाई। देखिए, थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती का रहने वाला एक युवक जिसका नाम अफजरुल हक। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है बांदा से, जहां गैंगस्टर रवि काना की रिहाई का यह मामला, जेल अधीक्षक जेलर के खिलाफ केस दर्ज, जेलर को मामले में सस्पेंड किया गया है। वहीं एएसपी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन भी किया गया। गैंगस्टर रवि काना अभी फरार है, तो वहीं गैंगस्टर रवि काना की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। बांदा में गैंगस्टर रवि काना की रिहाई को लेकर ये बड़ा मामला जो है सामने आया। इस मामले में जेल अधीक्षक और जेलर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच के दौरान जेलर को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने एएसपी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम भी बनाई है, जो पूरे मामले की तह तक जांच कर रही है। फिलहाल रवि काना फरार है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने इलाके में सतर्कता भी बढ़ा दी और हर संभावित ठिकाने पर नजर रखी जा रही है। तो वही आपको बताते चले, रवि काना के मामले में लगातार पुलिस सतर्कता बरतती हुई, जहां गैंगस्टर रवि काना के रिहाई का ये पूरा मामला, जेल अधीक्षक जेलर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। जो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कौन है रवि काना। गैंगस्टर रवि काना स्क्रैप और सरिया चोरी का आरोपी। स्क्रैप और सरिया चोरी में 10 केस दर्ज है उस पर। सेक्टर 39 में एक युवती से रेप का केस भी दर्ज कराया। केस दर्ज होने के बाद रवि काना देश छोड़कर फरार हो गया था। वहीं तो आपको बताते चले, बांदा गैंगस्टर रवि काना पर कई गंभीर आरोप है। वह स्क्रैप और सरिया चोरी का आरोप है उस पर, साथ ही जिसके खिलाफ पुलिस ने अब तक 10 मामले भी दर्ज किए हैं। हाल ही में आपको बता दें, एक युवती से उस पर रेप का केस भी लगाया गया था, आरोप लगा था, जहां मामले दर्ज होने के बाद रवि काना देश छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। आरोपियों ने आम लोगों से अपील की है कि, आपको बता दें, अधिकारियों ने भी आम लोगों से अपील की है कि उसे छिपाते या मदद करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही उन पर की जाएगी। वहीं मामले की जांच लगातार पुलिस कर रही है। तो वही आपको बता दें क्या है ये पूरा मामला। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। अभियुक्त का नाम रविंद्र सिंह उर्फ रवि नागर उर्फ रवि काना। अभियुक्त कई मामलों में जिला कारागार बांदा में बंद था। विवेचक ने अभियुक्त की रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई। साथ ही वी वारंट पहले भी जिला कारागार बांदा भेजा जा चुका था, जहां रवि काना की ये रिहाई को लेकर ये पूरा मामला जो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अभियुक्त का नाम रविंद्र सिंह उर्फ वी काना, जिसे लेकर ये पूरा मामला बांदा के थाना कोतवाली नगर में जेल चौकी प्रभारी द्वारा दी गई एप्लीकेशन के आधार पर जेल में नियुक्त अधिकारी कर्मचारीगण के द्वारा एक अभियोग के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप लगा है कि जेल में निरुद्ध एक अपराधी जिसका नाम रवि काना है, उसका जनपद गौतम बुद्ध नगर के माननीय न्यायालय के समक्ष पीसी के पेशी के उपरांत बिना किसी माननीय न्यायालय के आदेश के और बिना माननीय न्यायालय को सूचित इसको रिहा कर दिया गया। ये प्रकरण संवेदनशील है। मेरे स्तर से इसमें एक विशेष विवेचनात्मक टीम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में गठित की गई। ये टीम हर पहलू पे गहनता से जांच करी, इन परिस्थितियों में अभियुक्त को रिहा किया गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।